हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग यूनिट 3 में चल रहे हैं। बेसिकली आपने जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आपका कि आपका अबाउट लीवर, दैट मीन्स लीवर क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि इनिशियली इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं लीवर को। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ नोन एज सिंपल लीवर, सेकेंड वन इज़ द बेल क्रैंकी लीवर एंड थर्ड वन इज़ द कंपाउंड लीवर। ठीक है, फिर सिंपल लीवर आपका वो फिर से 3 भागों में बांटा गया था ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। ठीक है, ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप, या कह सकते हैं आपका फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। ठीक है, तो वो आपको क्लासिफिकेशन हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है आपका, वो हमें आपका यहाँ पे डिज़ाइन एनालिसिस करनी है आपका लीवर की। ओके, डिज़ाइन ऑफ लीवर्स। तो जो आपका इसका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है, जो स्टेप है आपका, बेसिकली 3 पार्ट में आपका 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका फोर्स एनालिसिस करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं आपका डिज़ाइन ऑफ लीवर आर्म करते हैं। ओके, लीवर आर्म की डिज़ाइनिंग करते हैं, और लास्ट में आपका थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ फल्क्रम पिन करते हैं। ठीक है, तो तब आपका ये कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डिज़ाइन ऑफ लीवर्स, आपको स्क्रीन देख पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। लीवर डिज़ाइन इज़ ईजी कंपेयर टू डिज़ाइन ऑफ अदर मशीन एलिमेंट। मतलब अदर मशीन एलिमेंट के कंपेरिजन में जो लीवर की डिज़ाइनिंग है वो आपका ईजी है। The length of the lever is decided on the basis of leverage required to exert a given load F by means of an effort P। तो ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो लीवरेज है आपका वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपका लोड F की पोजीशन पर और एफर्ट P के पोजीशन पर। तो यदि आपको बेटर लीवरेज चाहिए, बेटर मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, दैट मीन्स हमेशा जो एफर्ट आर्म है वो आपका वेइंग आर्म की कंपेरिजन में, दैट मीन्स लोड आर्म की कंपेरिजन में आपका ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। आपने बेंडिंग आपका डिजाइन थर्ड यूनिट की स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। ओके, सो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। द डिजाइन ऑफ अ लीवर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, ये आपका 3 स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका फोर्स एनालिसिस, मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका फोर्स एनालिसिस। ओके, so in any applications the load or the force F to be exerted by the lever is given। आपका लीवर में आपका फोर्स आपको गिवन रहेगा। the effort required to produce this force is calculated by taking moments about the fulcrum। यदि आपको दैट मीन्स यदि लोड गिवन है, आपको एफर्ट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की जो इक्वेशन है आपका, दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज नथिंग बट द F इंटू L2। दैट मीन्स लोड इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू वेइंग आर्म। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से आप क्या बोलते हैं वो यहाँ से इस इक्वेशन से आप क्या करते हैं, एफर्ट आप निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लोड यदि पता है तो, और बाकी आपका जो आर्म दैट मीन्स लीवर की आर्म पता है, तो यहाँ से आप आपका लोड निकाल सकते हैं, सॉरी एफर्ट निकाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर इज सोन इन फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जिसमें फल्क्रम बीच में आता है और दोनों एंड पे क्या होते हैं आपके, क्या रहता है, वन एंड में क्या होगा आपका लोड रहेगा, सेकेंड एंड पे आपका एफर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ओके, सो आर इज द रिएक्शन एट द फल्क्रम पिन। ऑब्वियस सी बात है, यदि कहीं पे आपका सपोर्ट है आपको, और वो दैट मीन्स वेट को कंसीडर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वेट को अपोज करने के लिए रिएक्शन भी काउंट होगी, जो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो क्या होगा, फल्क्रम पिन पे आपका जो रिएक्शन होगी आपका इन दोनों फोर्सेज का अपोज करेगी, चाहे आपका लोड हो चाहे एफर्ट हो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपका समेशन ऑफ जो V इक्वल टू 0 करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं, तो फोर्स F, ओके, दैट मीन्स लोड F और एफर्ट P दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू F प्लस P। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, फ्रॉम द समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 से आपका ये इक्वेशन आ जाएंगी, दैट मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। वहाँ से आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट द R इक्वल टू F प्लस P। ओके, नेक्स्ट है आपका द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ लीवर इज सोन इन फॉलोइंग फिगर। इन दिस केस द लोड एंड द एफर्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेज इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। और आप देखें इसमें
जो सेकेंड टाइप का जो फोर्स है, सॉरी जो लीवर है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, फलक्रम तो वन एंड पे आ गया, सेंटर में क्या होता है आपका फोर्स लगता है जो कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि जो एफर्ट है आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो रिएक्शन होगी वो क्या करें आपका, वो जो लोड है आपका उसका अपोज करेगी, जो फोर्स है आपका, जो लोड है उसका अपोज करेगा, तो इसके कारण से जो आपका दैट मीन्स जो रिएक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंट होती है। तो द डायरेक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन और एफर्ट पी की डायरेक्शन दोनों के सेम है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आर प्लस पी इक्वल टू एफ, वही आपका ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन थर्ड में। तो आर प्लस पी इक्वल टू एफ, तो यहाँ से आप रिएक्शन निकाल लेंगे आर इक्वल टू एफ माइनस पी। ओके, सो इन द एबव टू केसेस द फोर्सेज आर एज्यूम्ड टू बी पैरेलल। ये तो आपको पता है कि पैरेलल है, कई बार आपका लाइक पैरेलल हो सकते हैं, आपका अनलाइक पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल होने चाहिए। समटाइम्स द फोर्सेज एफ एंड पी एक्ट along lines that are inclined to one another as shown in following figure। दैट मीन्स अधिकतर आपको ऑलमोस्ट क्या देखने को मिलता है कि ये दो फोर्सेज आपका एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, बट कुछ केसेस में आपको ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर आपका जो फोर्स आपका एफ और पी है वो क्या हो, आपका इंक्लाइंड है, ठीक है, जैसे कि आपका ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन सच केसेस L1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स P। जो L1 दिया है आपका उसके अलग से आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स फलक्रम से आप उसकी जो OP पे जो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो जो डिस्टेंस होगी आपको वो L1 कहलाएगी। सिमिलरली L2 भी आपका इसी प्रकार होगा, L2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स F की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे क्या होगा, उस पर जो फलक्रम से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वही आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपका फोर्स F के लिए। ओके, तो इनके केस के लिए आपका द फॉलोइंग रूल्स फ्रॉम स्टैटिक्स अप्लाई टू द रिएक्शन आर एट द फलक्रम। फर्स्ट आपका है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन आर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द लोड एफ एंड द एफर्ट पी। ऑब्वियस सी बात है, आर की जो वैल्यू होगी आपका उनके आपका एफ और पी के रिजल्टेंट के बराबर होगी। अब ऑब्वियस है इंक्लाइंड फोर्स है तो कहीं ना कहीं आपका इनका पॉइंट ऑफ एक्शन आपका मिलेगा, तो जो पॉइंट ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो जो लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करेगी तो दैट मीन्स क्या होगा, दो फोर्सेज इंक्लाइंड हैं, तो जब दो फोर्सेज आपका इंक्लाइंड हैं लग रहे हैं किसी बॉडी में, तो आपके दिमाग पे तुरंत आना चाहिए क्या, दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। याद आ रहा होगा आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने निकाला था कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सॉरी मान लिया वहाँ पे पी क्यू आर आपने लिया था, तो वहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा था। या कई बार क्या होता है, दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, F1 और F2 होता था और रिजल्टेंट R होता है, दोनों आपका थीटा एंगल पे आपका इंक्लाइंड होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता था आपका आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और वहाँ से आर की यदि मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो वहाँ पे रूट ले लेते थे और आर आपका निकल जाता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा यदि दो आपका इंक्लाइंड फोर्सेज हैं तो। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका, देखो दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन आर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ लोड एफ एंड द एफर्ट पी। एफ दैट मीन्स लोड एफ और पी के जो रिजल्टेंट है उसके इक्वल आपका क्या होगा, रिएक्शन आर होगी। और इसको किससे डिटरमाइन करेंगे, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज से आप डिटरमाइन करेंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन आर पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड एफ। ओके, दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन आर पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड एफ। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पहले भी होता रहा था, पैरेललोग्राम में भी आपने पढ़ा था कि जो आर जो दैट मीन्स जो रिएक्शन फोर्स है आपका आर, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, आपका इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी किसको, पी और एफ के जो आपका कॉमन पॉइंट है। एंड ओके, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पैरेललोग्राम, इट इज़ दैट इज़ द पॉइंट ओ इन फिगर 4.4। ये आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है, वहाँ यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि क्या होता है, फलक्रम होता है, फलक्रम से भी गुजरेगा। सो ऑन फॉलोइंग द फिगर, okay, straightens a bell crank lever with the arms that are inclined at angle Q, पर्टिकुलर किस एंगल पे आपका इंक्लाइंड है,
ठीक है। एक्चुअली में ये जो इंग्रेशन दिया है वो क्यों नहीं, आपका थीटा होगा, वो गलत आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। विद वन अनदर, एक दूसरे से आपका जो बेल कैंटिलीवर है उनके बीच का जो एंगल है आपका थीटा है। ओके, द लोड एफ एंड एफर्ट पी एक्ट एट राइट एंगल्स, दोनों आपको एक दूसरे से राइट एंगल पे आपका लगते हैं यहाँ पे। ओके, एंड देयर रिस्पेक्टिव आर्म्स, द रिएक्शन आर एट द फल्क्रम इज गिवन बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2fp कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यदि आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप जस्ट उसको अंडर रूट ले लेंगे। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एफ और पी है दोनों की डायरेक्शन क्या है आपका, इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, जबकि क्या बोलते हैं जो आर है आपका वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ 2fp कॉस थीटा आ रहा है। अदरवाइज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, प्लस 2fp कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है। फिर द आर्म्स ऑफ द बेल कैंटिलीवर आर एट राइट एंगल टू वन अनदर, तो जब राइट एंगल रहेगा तो थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका दैट मीन्स फोर्स एनालिसिस के लिए। सेकेंड है आपका डिज़ाइन ऑफ लीवर आर्म। तो व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द लीवर आर डिटरमाइंड, दैट मीन्स लीवर पर जो फोर्सेज हैं जब आप डिटरमाइन कर लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आपका, द नेक्स्ट स्टेप इन लीवर डिज़ाइन इज़ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर। आपको जो लीवर के आपका डायमेंशंस हैं उनको, आप क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। किस पे आपका सब्जेक्ट है, आपको कहाँ क्या लग रहा है आपका, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कॉज हो रहा है। तो इन केस ऑफ टू आर्म लीवर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर ए, द बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पी एंड एफ। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे क्या होता है मोमेंट का आपकी इक्वेशन पता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब पॉइंट ऑफ एक्शन पे ही आप मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके चलते क्या होगा, मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। एंड मैक्सिमम एट द बॉस ऑफ द रिवर, दैट मीन्स जहाँ पे आपको बिल्कुल कॉर्नर पे, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा। ओके, सो द क्रॉस सेक्शन एट विच द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम कैन बी डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम आपका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। In following figure V, the bending moment is maximum at section XX and it is given by MB is equal to P L1 minus D1। ये आप देख सकते हैं। ओके, MB जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका, L1 माइनस D1 आपका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट जब निकालेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो फोर्स कितना है, P है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, L1 माइनस D1 है। तो यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर कैन बी रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल और आई सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो सकता है। और सब के लिए आपको पता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो 1/1 फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है, BD3/12 होता है, एंड वाई इक्वल टू D/2 होता है। तो यहाँ से यदि मान लिया बेंडिंग का केस है तो सिग्मा B इक्वल टू MBY अपॉन आई करेंगे तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। ओके, ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट दिखाया गया है। Where B is the distance parallel to the neutral axis and D is the distance perpendicular to the neutral axis. Okay, so the dimensions D is usually taken as twice of B। जो D लेते हैं आपका वो B का जस्ट डबल लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि D इक्वल टू 2B होता है। एंड फॉर एन इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है, पाई BA³ डिवाइड बाई 64, एंड यहाँ पे Y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A/2 हो जाएगा। Where A and B are the major and minor axis of the section, यूजुअली द मेजर एक्सिस इज टेकन एज ट्वाइस ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि A इक्वल टू 2B हो जाएगा। अब सारी चीज़ें पता चल गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूजिंग द एवन मेंशन प्रॉपर्टीज द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर कैन बी डिटरमाइंड बाय सिग्मा B इक्वल टू MB/1I। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप थर्ड, डिजाइन ऑफ फल्क्रम पिन। द फल्क्रम पिन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन R एज शोन इन फिगर। ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉस ऑफ द लीवर एंड द पिन आर इक्वल एंड अपोजिट, जस्ट आपके उसके इक्वल, क्योंकि रिएक्शन आप तभी निकालते हैं ना, R इक्वल टू F+P।
तो क्या होते हैं आपका इक्वल रहते हैं एंड पॉजिटिव नेचर रहते हैं। ओके, द डायमेंशन ऑफ पिन दैट मीन्स वाया डायमीटर D1 एंड लेंथ L1 इन लीवर बॉस आर डिटरमाइंड बाई बियरिंग कंसिडरेशन एंड देन चेक्ड फॉर शियर कंसिडरेशन। बेंडिंग कंसिडरेशन के बिहार पे निकालते हैं आपका, फिर उसको क्या करते हैं चेक करते हैं आपका शियर कंसिडरेशन के बिहार पे। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द पिन एंड द बॉस, ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है ऑफ लीवर एंड बियरिंग प्रेशर बिकम्स द डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो यही आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है। द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पिन देयर फोर आर इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू D1 इंटू L1। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेते हैं बल्कि क्या लेते हैं आपका प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन दी है आपका आर इक्वल टू P इंटू D1 इंटू L1। ये आपका 6th इक्वेशन हो गई, वेयर P इज द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर है आपका, स्मॉल p है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ प्रेशर के लिए काउंट हो रही है। फॉर द फल्क्रम पिन द रेशियो ऑफ द लेंथ टू डायमीटर L1 बाई D1 इज यूजुअली टेकन फ्रॉम 1 to 2। जो रेशियो रहता है आपका जनरली 1 to 2 होता है। द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बॉस इन द लीवर इज टेकन एज ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द पिन। पिन के डायमीटर का आपका जो आपका ट्वाइस होता है वो हो जाएगा आपका 2D1। ओके, अ फॉस्फर ब्रोंज ब्रूस यूजुअली 3 mm थिक इज फिटेड इनसाइड द बॉस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है वहाँ पे फॉस्फर ब्रोंज आपका जो बुश है आपका उसमें वो कितना है आपका 3 mm थिक होता है। ठीक है, जिससे आपका हम लोग दैट मीन्स इसको निग्लिजिबल कर सकें, दैट मीन्स मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर फॉर अ फॉस्फर ब्रोंज बुश इज 5 to 10 Newton per m²। अ लुब्रिकेंट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द पिन एंड द बुश टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, तो जनरल जो पैरामीटर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन फॉर बियरिंग प्रेशर एंड कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेस आर सेम। दोनों ही केस में चाहे बेंडिंग हो चाहे आपका कंप्रेसिव हो। ओके, दोनों केस में आपका सेम मिलता है। रीअरेंजिंग इक्वेशन 6 वहाँ से आपको क्या मिलेगा, द बियरिंग प्रेशर इज गिवन बाई, देखो यहाँ से P आपको निकालना चाहेंगे क्या हो जाएगा R डिवाइड बाई D1 इंटू L1। तो यही लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या है, यहाँ से दैट मीन्स ये आपका P निकल जाता है। ओके, सो देयर इज ए सिमिलर एग्जांपल ऑफ द पिन इन अ नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में भी आपका सेम पिन आपका लगती है। ठीक है, फॉर पिन द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज गिवन बाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो सिग्मा C इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू D इंटू L। तो ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। Although the expression A and B are same, there is a basic difference between bearing pressure and crushing or compressive stress. The bearing pressure is considered when there is relative motion between two surfaces, such as surfaces of the pin and the bushing. Okay, and on the other hand, crushing stress is considered when there is no relative motion between the surfaces under consideration. जब कोई आपका रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो आपको वहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस आता है, जबकि यदि मान लिया कहीं पे आपको मोशन होता है तो वहाँ पे हम लोग बियरिंग प्रेशर कंसीडर करते हैं। ओके, सो अ रोटेटिंग शाफ्ट इन द बियरिंग of fulcrum pin of an oscillating lever, a power screw rotating inside the nut are examples where bearing pressure is in the design consideration. The contact area between a cotter and spigot end and cotter and socket end, between knuckle pin and eye or knuckle pin and fork are the examples where crushing stress is the criteria of design. Okay, तो ये ओवरऑल आपका है आपका दैट मीन डिज़ाइन ऑफ लीवर था। यदि इसमें कोई डाउट हो आप तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, बाकी आप इसे डिटेल में थोड़ा सा आप इसे स्टडी करें, फोकस करें, आप कंसंट्रेट करें, तब जाकर ये आपका कंप्लीट होगा। ओके, सो आई थिंक फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, थैंक यू सो मच।